फिल्म की शुरुआत में एक कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी होती है ट्रांसल्वेनिया के युवराज और इस मूवी के अहम किरदार वलाद द इम्पेलर की। जब वलाद छोटा था तभी उसे तुर्किस्तान की सेना में जबरन भेजा गया। दरअसल तुर्किस्तान उस वक्त की सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी और ट्रांसल्वेनिया जैसी छोटी रियासतों को उनका हर कहना मानना पड़ता था। उस वक्त तुर्किस्तान के सुल्तान ने ट्रांसल्वेनिया के सम्राट यानी वलाद के पिता से 15 और उससे ज्यादा की उम्र के 1000 युवाओं की मांग की थी ताकि वो उन्हें अपनी सेना में शामिल कर सकें। उनमें वलाद को भी जाना पड़ा था। इन युवाओं को बड़ी निर्दयता से ट्रेन किया जाता था ताकि बड़े होने के बाद वो एक खूंखार सैनिक बन सके और बगैर कोई सवाल पूछे किसी की भी जान लेने के लिए तैयार रहें। इस निर्दयता की भट्टी में तपकर वलाद उन सभी लड़कों में सबसे बेहतर बना। उसने खून की नदियां बहा दी थी। वो अपने दुश्मनों को मारता और उन्हें भाले से लटका देता। मार काट के इस तरीके को इम्पेलिंग कहते हैं। वो इसमें माहिर था, इसीलिए सब उसे वलाद द इम्पेलर कहते थे। सब उसके नाम से तक कांप जाते थे। एक दिन अपने इन कुकर्मों से तंग आकर वो वापस ट्रांसल्वेनिया लौट आता है और शांति से अपनी प्रजा की देखभाल करने लगता है। 10 साल ऐसे ही शांति में बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन वलाद और उसके सैनिकों को एक लोहे का हेलमेट दिखाई देता है। वो देखते ही समझ जाता है कि ये हेलमेट तुर्की सैनिकों का है। उसे पता था कि तुर्की सैनिक हमेशा टुकड़ियों में आते हैं। अगर वे लोग यहाँ हैं, इसका मतलब जरूर तुर्की सुल्तान के मन में कोई खिचड़ी पक रही है। वलाद को शक होता है कि वे लोग हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपने साथी को किले पर वापस जाकर सैनिकों को चौकन्ना होने के लिए कहता है और किले का पहरा और मजबूत करने के लिए कहता है। वलाद के मुताबिक वो हेलमेट ब्रोकन टूथ माउंटेन से पानी में बहकर यहाँ तक आया था। वो अपने साथ 2 सैनिक लेता है और तुरंत उस पर्वत की ओर कूच करता है। पर्वत के ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उसके अंदर और तुर्की सैनिक होंगे, ये सोचकर वे तीनों उसके अंदर जाते हैं। वहां उन्हें सैनिक तो नहीं मिलते, लेकिन गुफा के अंदर कई आदमियों के कंकाल दिखाई देते हैं। गुफा के अंधेरे में कोई था जो उन पर नजर गड़ाए हुए था। अचानक वो उन पर हमला कर वलाद के दोनों सैनिकों को मार डालता है। वो वलाद को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे कुछ किए बगैर ही गुफा के अंधेरे में गुम हो जाता है। वलाद देखता है कि वो जहाँ गिरा है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही थी। उसकी तलवार पर लगा उस दरिंदे का खून सूरज की रोशनी में बड़ी तेजी से नष्ट हो रहा था। वलाद समझ जाता है कि वो जो कोई भी था सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता था। इसके बाद वलाद बड़ी तेजी से अपने किले की तरफ बढ़ता है। किले में पहुंचते ही वो ये सारी घटना अपने धर्मगुरु को बताता है। धर्मगुरु कुछ पुराने ग्रंथों में थोड़ी माथापच्ची करने के बाद उसे बताता है कि गुफा में जिस दरिंदे ने उन पर हमला किया था वो दरअसल एक वैम्पायर है। सदियों पहले वो वैम्पायर रोम का एक क्रूर सम्राट हुआ करता था। ताकत के लालच में उसने शैतान का आह्वान किया। शैतान ने उसे अपनी काली शक्तियां तो दे दी, लेकिन उसे फंसाकर उस गुफा में कैद कर लिया, इस शर्त के साथ कि जब तक वो इन काली शक्तियों को किसी ऐसे इंसान को नहीं देता जो इन शक्तियों को संभालने लायक हो, तब तक वो इसी गुफा में कैद रहेगा। तब से वो वैम्पायर उसी गुफा में कैद है। वो दुनिया का पहला वैम्पायर था, जिस कारण वो वैम्पायर मास्टर वैम्पायर कहलाता है, क्योंकि लोग पहले ही तुर्की सेना से डरे हुए हैं। वलाद धर्मगुरु को ये बात गुप्त रखने के लिए कहता है। वलाद जब अपने परिवार और दरबार के सदस्यों के साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी तुर्की सेना का सेनापति दरबार में आता है। वलाद हर साल तुर्की सेना को चांदी के सिक्कों से भरा बक्सा देता था ताकि वे कभी ट्रांसल्वेनिया पर हमला न करें। लेकिन सेनापति कहता है कि इस बार सुल्तान को चांदी के सिक्कों के अलावा 1000 युवा लड़के चाहिए, जिन्हें वे लोग ट्रेन करके अपनी सेना में शामिल करेंगे। वलाद को यह बात मंजूर नहीं होती। वलाद के सलाहकार उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे सुल्तान की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे इस काबिल नहीं है कि तुर्की लोगों को युद्ध में हरा सकें। उसकी बीवी मिरेना उसे सुल्तान से जाकर मिलने की सलाह देती है। जब वलाद तुर्की सेना की तरफ से लड़ता था तब सुल्तान और वो एक दूसरे के अच्छे मित्र थे, इसलिए मिरेना को लगता है कि शायद सुल्तान उसकी बात मान जाए। वलाद अगले दिन ही सुल्तान से जाकर मिलता है। वो सुल्तान से ये तक कहता है कि उन 1000 लड़कों की जगह वो उसे सेना में शामिल कर ले, लेकिन सुल्तान उसकी बात नहीं सुनता और उन 1000 लड़कों के साथ ही वो वलाद से उसके बेटे इंग्रस को भी भेजने के लिए कहता है। हताश वलाद वापस लौट आता है। वलाद के साथ तुर्की सैनिक उसके बेटे को ले जाने आए होते हैं। मिरेना अपने बेटे को तुर्की भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। मिरेना फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख वलाद का दिल पसीज जाता है। वो मिरेना को उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है और अपने बेटे को लेकर सेनापति के पास जाता है।
लेकिन बेटे को सेनापति को सौंपने के बजाय वो उसे अपनी माँ के पास भागने के लिए कहता है। इससे पहले कि सेनापति कुछ समझ पाता, वलाद सेनापति के मयान से तलवार निकालता है और सेनापति सहित सभी सैनिकों को मौत के घाट उतारता है। ये देख वलाद का सलाहकार उसे इसके परिणामों के बारे में आगाह करता है, क्योंकि अब जल्दी ही तुर्की और ट्रांसल्वेनिया के बीच एक अटल युद्ध होगा और तुर्की सेना के आगे वलाद की सेना का टिक पाना लगभग असंभव था। तभी वलाद को उस मास्टर वैम्पायर का ख्याल आता है कि अगर वो वैम्पायर किसी तरह उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाए तो वे तुर्की सेना का मुकाबला कर सकते हैं। बिना समय गंवाए वलाद सीधे ब्रोकन टूथ पर्वत की तरफ बढ़ता है। अब मास्टर वैम्पायर ही उसके लिए आखिरी उम्मीद था। जब वलाद गुफा के अंदर जाता है तो उसे वापस गुफा के अंदर देखकर मास्टर वैम्पायर चौंक जाता है। उसकी वलाद में दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो वलाद को सूंघता है और वलाद का सारा अतीत जान लेता है। मास्टर वैम्पायर उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। वलाद उसे बताता है कि तुर्की सेना उसके राज्य का वजूद मिटाना चाहती है। वो यहाँ अपने परिवार और प्रजा को बचाने के लिए मदद चाहता है। मास्टर वैम्पायर कुछ सोचता है और वलाद से कहता है कि वो उसे अपनी शक्ति देने के लिए तैयार है। वो वलाद को अपना खून पीने के लिए देता है। वो कहता है कि उसका खून पीने के बाद वलाद में 3 दिनों तक वैम्पायर की असीमित शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन इन 3 दिनों में वलाद को इंसानी शरीर का खून पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी। अगर वलाद 3 दिनों तक खून पीने की इच्छा पर काबू रखता है तो वो 3 दिनों बाद फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर वो इन 3 दिनों में किसी इंसान का खून पी लेता है तो वो भी हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा और वो खुद यानी कि मास्टर वैम्पायर दुनिया पर अपना कहर बरपाने इस गुफा से आजाद हो जाएगा। कोई और रास्ता ना बचने के कारण वलाद मास्टर वैम्पायर का खून पी लेता है। खून पीने के बाद वो मास्टर वैम्पायर से पूछता है कि इसके आगे क्या होगा। मास्टर वैम्पायर कहता है कि अब तुम मरोगे। इसके साथ ही वलाद अपने होश खो बैठता है। अगले सीन में वलाद एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे अपने अंदर एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है। उसमें 100 इंसानों की ताकत आ गई थी। वो काफी दूर से ही सूक्ष्म कीड़ों तक की आवाज स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। वो टूटे तारे की गति से दौड़ सकता था। इसके साथ ही वो खुद को चमगादड़ों के रूप में तब्दील कर सकता था। वो तुरंत अपने किले की ओर भागता है। दूसरी ओर तुर्की सेना उसके किले पर हमला कर चुकी थी। वलाद के किले में पहुंचने से उसके परिवार और सेना को हौसला मिलता है। इसके बाद वलाद अकेले ही तुर्की सेना के 1000 सिपाहियों का मुकाबला करने पहुंचता है। अपने युद्ध कौशल और वैम्पायर शक्ति की सम्मिलित ताकत के फलस्वरूप वो रक्त की नदियां बहा देता है। आखिर में रणांगन पर 1000 सैनिकों की क्षत विषक्त लाशें पड़ी थी और उनके बीच खड़ा था वलाद द इम्पेलर। तभी वलाद के सिपाही वहां आते हैं और अकेले वलाद ने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतारा ये देख हैरान रह जाते हैं। वलाद सैनिकों से कहता है कि उसने ये कैसे किया, इस बारे में उसे कोई कुछ ना पूछे, बस भरोसा रखे कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा। फिर वो अपने सैनिकों से कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से कूच करना होगा, क्योंकि सुल्तान को उसकी हार के बारे में पता चलते ही वो फिर से हमला करेगा। फिर वलाद अपने लोगों को लेकर ऊंचे पहाड़ पर बने धर्मगुरुओं के मठ की तरफ रवाना होता है। रास्ते में जब वो और उसके सैनिक खाना खा रहे होते हैं तब वलाद को खून पीने की तीव्र इच्छा होती है। उसे सबकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहीं वो खुद का काबू न खो दे, इस डर से वलाद अपने तंबू के अंदर चला जाता है। लेकिन उसकी खून पीने की इच्छा पल दर पल बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जब वो अपनी बीवी के साथ होता है तब पल भर के लिए वो काबू से बाहर हो गया था। लेकिन वक्त रहते वो खुद को रोक देता है और वहां से बाहर चला जाता है। तभी उसे आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक जिप्सी यानी कि बंजारा समाज का व्यक्ति था। वो जिप्सी वलाद को बताता है कि वो दरअसल वलाद का नहीं बल्कि वलाद के ऊपर मंडराते चमगादड़ों का पीछा कर रहा था। और चमगादड़ों को वलाद के ऊपर मंडराते देख वो समझ गया था कि वलाद के अंदर वैम्पायर की शक्तियां हैं। वो वलाद को उसे उसका सेवक बनाने के लिए कहता है और अपना हाथ काटकर वलाद को अपना खून ऑफर करता है। लेकिन वलाद उसे डरा धमका कर वहां से भगा देता है। अगले दिन जब सुल्तान सेना के साथ ड्रैकुला फोर्ट के पास पहुंचता है जहां युद्ध हुआ था तो उसे वहां एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। वलाद ने सभी सैनिकों के शरीर को भाले से लटकाकर वहीं टांग दिया था। सिर्फ एक सैनिक को जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो सैनिक सुल्तान तक उसका संदेश पहुंचा सके कि वलाद सुल्तान के लिए जल्द ही आ रहा है। दूसरी ओर तंबू में वलाद ने खुद को चांदी की मदद से कमजोर कर रखा था ताकि उसकी खून पीने की प्यास की वजह से किसी को कोई हानि न पहुंचे। मिरीना उसके करीब जाती है। वो देखती है कि वलाद की पीठ पर जो घाव के निशान थे जो उसे तुर्किस्तान में प्रशिक्षण के दौरान मिले थे वे सब गायब हो गए थे।
मिरेना के इस बारे में पूछने पर वलाद उसे ब्रोकन टूथ पर्वत पर उसकी और मास्टर वेम्पायर की मुलाकात के बारे में सब बताता है। तभी वलाद का करीबी दोस्त और साथ ही दिमित्रू वहां आता है। वो बाहर से ही वलाद से कहता है कि उन्हें जल्दी से वहां से रवाना होना चाहिए क्योंकि दुश्मन सेना उनके करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी आसमान में सूरज मौजूद था, जिस कारण वलाद बाहर नहीं निकल सकता था। इस वजह से वलाद मिरेना को आगे जाने के लिए कहता है और खुद रात होते ही वहां से निकलकर उसे मिलने का वादा करता है। मिरेना बाहर दिमित्रू से कहती है कि उन्हें अभी वहां से निकलना होगा और वलाद का राज रखने के लिए वो उसे झूठ कहती है कि वलाद दुश्मन की सेना की जासूसी करने वहां से पहले ही जा चुका है। इसके बाद वलाद को छोड़कर बाकी सब वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होती है। वलाद भी अपने तंबू से बाहर निकलता है। दूसरी ओर तुर्की सेना वलाद के लोगों पर हमला कर देती है। तुर्की सेना का प्रमुख मिरेना और इंग्रस पर हमला करने आगे बढ़ता है। दिमित्रू उनकी रक्षा करने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। सेना प्रमुख इन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वलाद वहां आ जाता है। वलाद सेना प्रमुख को खाई में फेंक देता है और उसे मरा समझकर वहां से निकल जाता है, लेकिन सेना प्रमुख वहीं खाई में लटका हुआ था। इसके बाद वो सबको लेकर पहाड़ी पर स्थित मठ में पहुंचता है। वलाद सबको तुर्की सेना का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। दूसरी ओर सेना प्रमुख से सुल्तान को यह खबर मिल जाती है कि वलाद के पास अद्भुत शक्तियां हैं। उसके सैनिक डरकर हार न मान लें, ये सोचकर वो एक योजना बनाता है। वो सभी सैनिकों के आंखों पर पट्टी बांधता है ताकि वे वलाद के शैतानी रूप को देखकर डरे ना, और खुद उन्हें गाइड करते हुए मठ की तरफ बढ़ता है। दूसरी ओर वलाद की शक्तियां देखकर उसके लोगों को भी उस पर शक होने लगा था कि वो शैतान बन गया है। जब वलाद तंबू से बाहर निकल रहा होता है तब धर्मगुरु की नजर उस पर पड़ती है। धर्मगुरु देखता है कि वलाद सूरज की रोशनी से भागने की कोशिश कर रहा है। वो वलाद के पीछे उस तंबू के अंदर जाता है। धर्मगुरु समझ जाता है कि वलाद अभी तक पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बना है। वो वलाद से कहता है कि अगर वो पूरी तरह से वैम्पायर बन गया तो इससे मानवता का अंत निश्चित है। धर्मगुरु उसे मानवता के खातिर मरने के लिए कहता है। वलाद ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि तुर्की सेना का खतरा अभी टला नहीं है। तब धर्मगुरु तंबू को तलवार से फाड़ता है और सूरज की रोशनी की वजह से वलाद का शरीर जलने लगता है। वलाद को जलता देखकर लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। वे लोग वलाद को मारने के लिए उस तंबू में ही आग लगा देते हैं। मिरेना लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वलाद ने ये सब उनके लिए ही किया है, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। आखिरकार वलाद तंबू से बाहर आता है। उसका चेहरा जला हुआ था। वो गुस्से से लोगों को देखता है और कहता है कि वो वैम्पायर उनकी रक्षा के लिए बना और उन्होंने ही उसे मारने की कोशिश की। उनके इस कार्य से विचलित होने के बावजूद भी वलाद सबको तुर्की सेना के हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वलाद चर्च में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बचा हुआ एक दिन भी वो बिना खून पिए निकाल ले। चर्च से निकलकर वो मिरेना से मिलने जाता है। तुर्की सेना अब किले के नजदीक पहुंच चुकी थी। वलाद मिरेना को बताता है कि सूर्योदय के साथ ही उसकी शक्तियां भी चली जाएंगी, इसीलिए उसके पास ये युद्ध जीतने के लिए सिर्फ आज की रात ही बची है। मिरेना मरते दम तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की इच्छा जाहिर करती है। दोनों काफी भावुक हो जाते हैं। इसके बाद वलाद अपने सैनिकों को युद्ध के लिए सज्ज करने लगता है। तभी उसकी नजर वहां मंडराते चमगादड़ों पर पड़ती है। वो उनका पीछा करते हुए मठ के एक हिस्से में पहुंचता है जहां चमगादड़ों ने डेरा डाला हुआ था और भी चमगादड़ आकर वहां जमा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने मालिक के आदेश का इंतजार कर रहे हों। वलाद उनकी हलचल को अपने दिमाग में महसूस कर पा रहा था। वो अपना हाथ उठाता है और सारे चमगादड़ सक्रिय हो जाते हैं। वलाद उन चमगादड़ों की मदद से तुर्की सेना पर हमले का आगाज करता है। चमगादड़ों की सेना तुर्की सेना पर मौत के परिंदों की तरह टूट पड़ती है। तुर्की सेना में चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। तभी वलाद की नजर सैनिकों का हौसला बढ़ाते सुल्तान पर पड़ती है। वलाद सुल्तान को मारकर एक ही झटके में युद्ध समाप्त करने सुल्तान की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुल्तान भी शातिर था। उसने अपनी पोशाक में किसी और ही सैनिक को युद्ध में भेजा था और थोड़ी दूर से वो ये नजारा देख रहा था। इसके साथ ही वो एक शातिर प्लान के साथ वहां आया था। उसने अपने सेना प्रमुख के साथ कुछ सैनिक किले में भेजे थे जहां मिरेना और इंग्रस थे। सैनिक इंग्रस को अपने साथ लेते हैं और मिरेना को किले से नीचे फेंक देते हैं। वलाद मिरेना को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन बचा नहीं पाता। उसे मरता देख सुल्तान और उसके बचे कुछ सैनिक इंग्रस को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। जब मिरेना अपनी आखिरी सांस ले रही होती है तब वो वलाद से कहती है
कि सूरज ढलने में अभी थोड़ा सा ही वक्त बचा है। वो वलाद को उसका खून पीकर पूरी तरह से वैम्पायर बनने के लिए कहती है ताकि वलाद अपने बच्चे को सुल्तान की कैद से मुक्त कर सके। वलाद अपने दिल पर पत्थर रखकर वैसा ही करता है। वो मिरेना का खून पीता है और अपना पूर्ण वैम्पायर रूप प्राप्त कर लेता है और बन जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर वैम्पायर ड्रैकुला। उसके खून पीते ही गुफा में कैद मास्टर वैम्पायर भी कैद से आजाद हो जाता है। ड्रैकुला वापस मठ में पहुंचता है। वहां जितने भी लोग जिंदा बचे थे उन सबको अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देता है। अगली सुबह अपनी बीवी मिरेना का अंतिम संस्कार करने के बाद ड्रैकुला सुल्तान का वजूद मिटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ड्रैकुला इतना ताकतवर बन चुका था कि उसने अपनी शक्तियों से सूरज को बादलों से ढक लिया था। ड्रैकुला और उसके साथी तुर्की सेना पर टूट पड़ते हैं। वलाद सेना प्रमुख को मारकर मिरेना की हत्या का बदला लेता है। वलाद सुल्तान को मारने उसके तंबू में जाता है, लेकिन सुल्तान ने वलाद को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने पूरे तंबू में चांदी के सिक्के बिछाए हुए होते हैं। वलाद उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन चांदी ने उसे काफी कमजोर कर रखा था। सुल्तान ने वलाद के बेटे को उस तंबू में ही कैद कर रखा था। वलाद और सुल्तान दोनों के बीच जोरों की लड़ाई शुरू होती है। सुल्तान कमजोर वलाद पर हावी होता नजर आ रहा था। सुल्तान वलाद की छाती में लकड़ी का टुकड़ा घुसाने ही वाला होता है कि तभी वलाद अपनी सारी ताकत बटोर कर वहां से गायब हो जाता है और वही लकड़ी सुल्तान की छाती में घुसा देता है। इसके बाद वलाद उसका खून पीता है और उसे मार डालता है। बाहर बाकी वैम्पायर्स ने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और वो हैवानों की तरह उनके खून से अपनी प्यास बुझा रहे थे। वो वलाद से उसके बेटे को भी मारकर सारे इंसानी रिश्तों से मुक्त होने के लिए कहते हैं। वलाद उन्हें मना कर देता है। इसके बावजूद भी एक वैम्पायर इंग्रस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वलाद शैतान बन चुके अपने साथी को मौत के घाट उतार देता है। बाकी वैम्पायर्स इंग्रस को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी धर्मगुरु वहां आता है। उसके हाथ में होली क्रॉस होने की वजह से वैम्पायर्स उनके नजदीक नहीं आ सकते थे। धर्मगुरु इंग्रस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इंग्रस वलाद को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, पर वलाद उसे समझाकर धर्मगुरु के साथ भेजता है। उन दोनों के वहां से जाते ही वलाद बादलों को हटा देता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वलाद समेत सभी वैम्पायर्स के शरीर नष्ट होने लगते हैं। देखते ही देखते सभी वैम्पायर्स के शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं। वलाद का शरीर भी जमीन पर गिरकर राख में बदलने लगता है। इसके बाद वलाद के बेटे को अगला राजा बनाया जाता है। वलाद एक नायक था, पर क्योंकि वो एक वैम्पायर था उसके वजूद की हर चीज को मिटाया जाता है। उसी समय जहां वलाद का बेजान शरीर पड़ा था वहां पर वही जिप्सी आता है जिसने पहले ड्रैकुला को अपना खून ऑफर किया था। वो अपना खून ड्रैकुला के मुंह पर डालता है और उसके ऐसा करते ही ड्रैकुला एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसे ही कई सदियां बीत जाती हैं और कहानी वर्तमान में आती है। बाजार में घूमते समय वलाद को एक लड़की नजर आती है जो हूबहू मिरेना की तरह दिखती थी। वो उससे बात कर जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। वो लड़की अपना नाम मीना बताती है। एक आदमी चेहरे पर दुष्ट मुस्कान लिए इन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर वैम्पायर था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।